हाँ, तो बच्चों पिछले टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे ओलिक एसिड के अणुओं के व्यास का निर्धारण तथा अवोगाद्रो परिकल्पना के उपयोग से किसी परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण हम लोगों ने उसको देखा था। आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान का मापन। तो आइए, द्रव्यमान का मापन, मेजरमेंट ऑफ मास, कैसे हम लोग मास का मेजरमेंट करते हैं। वास्तव में मास के मेजरमेंट की दो विधियां हैं। एक विधि से जब मास को नापा जाता है या मापा जाता है तो पहली विधि कहलाती है, या पहला वाला जो द्रव्यमान कहलाता है वो जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है, और दूसरा पॉइंट जो है वह कहलाता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान, आप जड़त्व से परिचित होंगे। जड़त्व क्या है कि कोई भी वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध करती है। स्थिति कहने का मतलब क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, या कोई गतिमान है तो गतिमान ही। गतिमान कहने का मतलब है कि एक समान चाल से कोई वस्तु चल रही है या कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो वह एक समान से वेग से ही गति करना चाहेगी। उसके आगे एक लाइन जुड़ा रहता है कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, अर्थात बाह्य बल जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु अपने में होने वाले चेंज, यदि कोई वस्तु स्थिर है, बताया जाता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, या गतिमान है तो एक समान वेग से गतिमान रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, या इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक लाइन में से कहा जाता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। यदि वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, वह अपना वेग एक समान बनाए रहेगी। तो ये जड़त्वीय द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन के विरोध करने का गुण जो है वो जड़त्व कहलाता है, और इस जड़त्व की माप को ही हम द्रव्यमान कहते हैं। यदि कोई वस्तु ज़्यादा विरोध करने की क्षमता रखती है तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, और यदि कोई वस्तु कम विरोध करने की क्षमता रखती है तो उसका द्रव्यमान कम होगा। जैसे मान लिया जाए ये पेन है, इसको हम आसानी से धक्का दे सकते हैं, ये चला गया। और यदि यहाँ पे कोई लोडेड वस्तु होती, कोई किताब होती, भारी किताब यहाँ पर रख दें, कोई बुक रख दें यहाँ पे, इसको धक्का दें तो वह उतनी आसानी से नहीं जा पाएगी। उसमें विरोध करने का गुण ज़्यादा है, तो जिसमें विरोध करने का गुण ज़्यादा होगा वह कहलाएगा, कहा जाएगा कि उसका द्रव्यमान अधिक है, और जिसमें विरोध करने का गुण कम होगा उसका द्रव्यमान कम होगा। तो आइए जड़त्वीय द्रव्यमान को हम परिभाषित करते हैं, या जड़त्वीय द्रव्यमान के बारे में हम पहले थोड़ा सा लिख दें। किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, कामा जो गुण है वो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता
किसी वस्तु के जड़त्व की माप ही उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है या कहलाता है। उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। जड़त्व की माप अर्थात अपने अंदर होने वाले परिवर्तन को विरोध करने की माप। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, अभी मैंने समझाया। और अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन, स्थिति कैसी हो सकती है? स्थिति या तो विरामावस्था की हो सकती है या गतिमान है तो एक समान गति की अवस्था हो सकती है। एक समान गति में भी एक समान वेग कहा जाएगा, एक समान चाल नहीं। क्यों? क्योंकि वृत्तीय पथ पर जब कोई, अभी आपको बताया जाएगा कि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो यहाँ पर इसके वेग की दिशा इधर होगी, यहाँ पर इसके वेग की दिशा इधर। चाल इसकी समान सब जगह होगी लेकिन इसका वेग प्रतिपल बदल रहा है, तो यहाँ पर उसके दिशा बदलने के कारण उसका वेग बदल जाता है। तो ये रहा उस वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान। लेकिन जड़त्व की माप ही उस वस्तु का द्रव्यमान के जगह पर आप लिख लेंगे जड़त्वीय द्रव्यमान। उस वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। आप न्यूटोनियन फिजिक्स में ये पढ़े होंगे कि F = ma, न्यूटन का फार्मूला का ये बल का फार्मूला है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो m क्या होता है? F/a, अर्थात द्रव्यमान बराबर वस्तु पर लगाया गया बल बटे त्वरण। आप जानते हैं कि a त्वरण है, m द्रव्यमान है। m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाने से त्वरण उत्पन्न हो तो F = ma होता है। अभी आपको आगे बताया जाएगा। फिलहाल क्लास 9th या 10th में आप इसको पढ़े होंगे तो वहाँ से मैंने ये लिखा है m = F/a। तो क्या है? किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बाह्य बल किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बाह्य बल तथा इस बल के कारण उसमें उत्पन्न त्वरण पूरा क्या लिखें, शॉर्टकट में लिखना है, तथा उसमें उत्पन्न त्वरण का अनुपात वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। अभी तो गुरुत्वीय द्रव्यमान को बाद में बताया जाएगा, फिलहाल जड़त्वीय द्रव्यमान के बारे में ही अभी हम चल रहे हैं। तो उस वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। पहला चेंज करके लिखा जाएगा, यदि किसी वस्तु पर कार्यरत कुल बाह्य बल F हो तथा इस बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण a हो, a मीन्स एक्सेलरेशन, a हो, तो
यहाँ पर लिखेंगे जड़त्वीय द्रव्यमान बराबर देखा वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल या बाह्य बल बटे उत्पन्न त्वरण, यहाँ पर लिखा जाएगा m = F/A। यद्यपि इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो न्यूटन यहाँ पर है न्यूटन सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम है, तो किलोग्राम ही लिखा जाता है। उसको न्यूटन सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर भी लिखा जा सकता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जड़त्वीय द्रव्यमान का मापन जड़त्वीय तुला द्वारा, आप जिस तुला का प्रयोग करते हैं वह गुरुत्वीय तुला होती है, या स्प्रिंग तुला भी होती है, वह गुरुत्वीय तुला होती है, वो जड़त्वीय तुला नहीं होती है। एक विशेष प्रकार की तुला होती है, उसके बारे में आपको ज़्यादा बताना नहीं है, इसलिए मैं उसका जिक्र यहाँ पर कर नहीं रहा हूँ। तो ये है, तो यहाँ पर लिख दें किसी वस्तु के जड़त्वीय द्रव्यमान की माप जड़त्वीय तुला द्वारा की जाती है। किसी वस्तु के जड़त्वीय द्रव्यमान की माप जड़त्वीय तुला द्वारा की जाती है। ये तो रहा जड़त्वीय द्रव्यमान। ये कहाँ से लिया गया जड़त्वीय द्रव्यमान? ये एराइज होता है या उत्पन्न होता है न्यूटन के गति के सेकंड नियम से F = ma। तो उसमें m = F/A। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा जो द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है वो वास्तव में जड़त्वीय द्रव्यमान, हम लोग जो फार्मूले में जिस m का प्रयोग करते हैं वह जड़त्वीय द्रव्यमान ही होता है। और अब इसके बाद से मैं दूसरे द्रव्यमान के बारे में बताने चल रहा हूँ, वह है गुरुत्वीय द्रव्यमान। सेकंड पॉइंट या दूसरा गुरुत्वीय द्रव्यमान, ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास, ये ग्रेविटेशनल मास क्या होता है? आप सामान्यतया किसी वस्तु को फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो वह जो है नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो जब वस्तु नीचे की तरफ, अर्थात पृथ्वी के कारण उस पर एक बल कार्य कर रहा है, सामान्यतया उसको आप गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो किसी वस्तु पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल, या यूँ कहें कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल एवं उसमें उत्पन्न त्वरण का जो अनुपात होता है वह गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 1 नंबर का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास। जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान में क्या अंतर है, दोनों की डिफिनेशन लिख दीजिए, सीधा साधा अंतर हो जाएगा, आप 1 नंबर आसानी से पा जाएंगे। तो जब कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है या स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु है, तो स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु पर जो बल कार्य करता है वो F मान लीजिए। तो जब कोई वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक गिरती है तो उसमें कितना त्वरण होता है आपको पता है? G त्वरण से, गुरुत्वीय त्वरण G से गिरती है।
तो स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल तथा उसके जो त्वरण का अनुपात होता है वह जो द्रव्यमान कहलाता है वही द्रव्यमान गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? किसी वस्तु पर कार्यरत पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल तथा इस बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण किसी वस्तु पर कार्यरत पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल तथा इस बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण का अनुपात गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। उसमें त्वरण का अनुपात गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। अब यहाँ पर एक शब्द ये है कि किसी वस्तु पर कार्यरत पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल तथा इस बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण, एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी है और पृथ्वी पर ही कोई वस्तु रख दिया जाए तो इस पर तो बल लगेगा लेकिन इसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है इस बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण। हम मेजरमेंट वहाँ पर कर रहे हैं जबकि कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। अब कोई वस्तु यहाँ पर रखी गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसका गुरुत्वीय द्रव्यमान नहीं होगा क्योंकि इस पर गुरुत्वीय बल लग रहा है, इसमें त्वरण नहीं उत्पन्न, ऐसा नहीं है। इसी को ऊपर से गिराया जाए तो जिस त्वरण के साथ, आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो वह जी त्वरण से गिरती है। या पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी लगभग होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका मान बदलता रहता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर ये जो त्वरण उत्पन्न करने का मैंने जो है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मुझको जिक्र करना चाहिए। फिलहाल आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि किसी वस्तु पर कार्यरत पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल तथा इस वस्तु के कारण, इस बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण, या यहाँ पर लिख सकते हैं मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण का अनुपात गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। यदि किसी वस्तु पर पृथ्वी के कारण कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल F हो तथा इस बल के कारण, इस बल के कारण मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का
त्वरण g हो तो गुरुत्वीय द्रव्यमान बराबर ऊपर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, या सीधे लिखें F अपान क्या हो जाएगा G, या M इज इक्वल टू F अपान G। इसका भी मात्रक जो होता है यह किलोग्राम या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, सॉरी न्यूटन सेकंड स्क्वायर, यहाँ न्यूटन होगा या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर, या उसको क्या बोला जाता है किलोग्राम। तो गुरुत्वीय द्रव्यमान का मात्रक भी किलोग्राम, अभी आपने देखा कि जड़त्वीय द्रव्यमान का मात्रक भी किलोग्राम होता है। यहाँ पर मैं लिख दूँ किसी वस्तु के गुरुत्वीय द्रव्यमान की माप, या यूँ समझिए कि गुरुत्वीय द्रव्यमान की माप जो है, गुरुत्वीय द्रव्यमान की माप स्प्रिंग तुला या भौतिक तुला, इसको आप लोग तराजू जिसको कहते हैं, हाँ, से की जाती है, तो गुरुत्वीय द्रव्यमान किसी वस्तु के गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान में कितना अंतर होगा, तो आप पाएंगे कि गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है, होता होगा लेकिन वो हम लोगों की पकड़ में नहीं आता है। तो गुरुत्वीय द्रव्यमान का कैलकुलेशन जब किया जाता है किसी वस्तु के, और किसी वस्तु के जब जड़त्वीय द्रव्यमान का कैलकुलेशन किया जाता है तो दोनों बराबर आते हैं। तो ये रहा गुरुत्वीय द्रव्यमान तथा जड़त्वीय द्रव्यमान की परिभाषा। समय के मापन के संदर्भ में मैंने आपको बताया है, तो समय के मापन की तमाम विधियां हैं और उसके बारे में यहाँ जिक्र करना बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। फ़िलहाल मैंने 1 सेकंड की परिभाषा बताई थी, और हम लोग जिस घड़ी का उपयोग या जो टाइम देखने का प्रयोग करते हैं, हम लोगों के पास जो होती है घड़ी, वो घड़ी से ही देख लेते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम का मेजरमेंट किया जाता है वह परमाणु घड़ी से किया जाता है। तो परमाणु घड़ी का कार्य सिद्धांत सीजियम परमाणु में उत्पन्न आवर्त कंपनों पर आधारित है कि उसके विकिरण कितने कंपन करते हैं। मैंने बताया है 1 सेकंड की परिभाषा आपको कि 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तरों के 2 अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के विकिरण 9,91,631,770 कंपन करते हैं। इतने कंपन सीजियम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के बीच में जो विकिरण निकलते हैं वो 1 सेकंड में इतने कंपन करते हैं। वास्तव में विकिरण है तो विकिरण का मतलब तरंग है, और तरंग की ऊर्जा E=hν। तरंग की अपनी वेवलेंथ होती है, तरंग का अपना टाइम पीरियड होता है, तरंग की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करके, तरंग की आवृत्ति ज्ञात करके, न्यू ज्ञात करके, और यह समयांतराल 1 सेकंड में होने वाले, ये फ्रीक्वेंसी ज्ञात की गई है कि 1 सेकंड में कितने कंपन करते हैं। जब तरंग पढ़ाई जाएगी तो कंपन फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात किया जाता है, वेवलेंथ कैसे ज्ञात किया जाता है, वहाँ पे ये बताया जाएगा। फ़िलहाल इसके बारे में मैंने पिछले किसी लेक्चर में खूब ज़्यादा वर्णन किए होंगे, उसको आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जा कर के। यहाँ पर अगला ये स्टेटमेंट लिखा गया है, परमाणु घड़ी की यथार्थता 10⁻13 सेकेंड में 1 सेकेंड है। 10⁻13 सेकेंड का मेजरमेंट करेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस केवल 1 सेकेंड का होगा। ये समय बहुत अधिक है, 10⁻13 सेकेंड। ये लिखा जा रहा है कि ये घड़ियाँ, कौन घड़ियाँ, परमाणु घड़ी, ये घड़ियाँ 1 वर्ष में 3 माइक्रोसेकंड से अधिक की त्रुटि नहीं करती हैं। मैक्सिमम यदि गलती होगी 3 माइक्रोसेकंड, तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, यानी 3 × 10⁻⁶
सेकंड में जा कर के, एक मिनट, ये माइक्रो सेकंड है ना, कहाँ गया पेन, ये है 3 × 10⁻⁻6 सेकेंड। एक वर्ष में इतना कम की गलती करती है। तो आपको 1 सेकेंड की गलती करने के लिए 3 × 10⁻6 सेकेंड का समय लगेगा, 1 सेकेंड की गलती करने के लिए। और इतने सेकेंड में कितने ईयर होंगे आप निकालना जानते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा, बहुत अधिक वर्ष होगा। आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में सारणी 2.3, 2.4 और 2.5, सारणी नंबर 2.3, 2.4 और 2.5 ये लंबाई के बारे में, या लंबाई के परिसर एवं कोटि, लंबाई के परिसर एवं कोटि, ये द्रव्यमान के परिसर एवं कोटि, द्रव्यमान के परिसर एवं कोटि, और ये समय के परास, वही इसको भी परिसर लिखा जा सकता है, लेकिन समय के परास एवं कोटि, ये 3 लिखूंगा तो लंबा पड़ेगा, फिर आप यहाँ से उतारेंगे। इससे बढ़िया है कि आप एनसीईआरटी की बुक से आप उतार लें। कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो इसमें ये बताने की कोशिश किया गया है, कोटि मतलब कोटिमान से है, किसी भी संख्या को 10 की घातों में निरूपित करने को ही जो है उसको कोटिमान कहा जाता है। कोटिमान के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg होता है। तो यहाँ पर इसको जब छोड़ा जाता है तो 10⁻³ में यहाँ +1 जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ा जाता है इसको मैं अभी आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, 1 या 2 लेक्चर्स बाद वो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻30 kg। तो यही कोटिमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना न लिख करके इतना लिखा होगा उस परिसर वाले में। परिसर का मतलब छोटी से छोटी लंबाई दिया हुआ है, सबसे छोटी लंबाई इलेक्ट्रॉन का मेजरमेंट, और इलेक्ट्रॉन का हम द्रव्यमान का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो सबसे कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का दिखलाया होगा 10⁻30 kg। सबसे भारी द्रव्यमान इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, या ये जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी से भी बड़ी जो चीज़ है उसका भी, तो फ्रॉम लोअर टू मैक्सिमम जितना हो सकता है उन द्रव्यमानों का भी विवरण दिया हुआ है, समय का भी विवरण दिया हुआ है। तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा। और 2-4 चीज़ें याद रखने की होती है कि एटम की साइज़ क्या होती है, 10⁻10 मीटर। नाभिक की साइज़ कितनी होती है, 10⁻15 मीटर। कोई रेडियो एक्टिव तत्व है तो उसका विघटन काल कितना होता है। और उसी तरह से लंबाइयों में भी कुछ इम्पॉर्टेंट लंबाइयाँ होती हैं जो कि लंबाइयों के बारे में बताई थी। द्रव्यमानों में भी जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या, ऐसे ही कई चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं जिसको कि याद किए रहा जाता है। यदि नहीं भी याद करेंगे तो भी कोई बात नहीं, आगे आने वाले चैप्टर्स में यदि आप पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते वो सभी की सभी चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। अब आइए हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं, अगले हेडिंग पर चलते हैं। यथार्थता, यंत्रों की परिशुद्धता एवं मापन में त्रुटि। यथार्थता, यंत्रों की परिशुद्धता
एवं मापन में त्रुटि मापन में त्रुटि। मैं हर एक चीज़ लिखाते चल रहा हूँ, इतना मैं जितना लिखा रहा हूँ उतना नहीं लिखाना चाहिए, मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, लिखाना थोड़ा सा कम करूँगा। ये है कि इसको समझे रहिएगा, इसे समझने की चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं, केवल वो आपके समझदारी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो इन सब चीज़ों को मैं आपकी समझदारी के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए यथार्थता या मापन की यथार्थता क्या है, मापन में यथार्थता एवं यंत्रों की परिशुद्धता, ये दोनों चीज़ें क्या है, और मापन में त्रुटि, इसके बारे में तो ही मैं बताऊंगा या बताने चल रहा हूँ। तो आप ऐसा मान सकते हैं, मान लीजिए कि किसी छड़ की लंबाई 4.562 है, 2 सेंटीमीटर है। किसी छड़ की लंबाई 4.562 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं एक होता है वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक जो होता है वह 0.1 सेंटीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर्स और एक होता है स्क्रूगेज या पेंचमापी, उसको बोला जाता है पेंचमापी। इसका जो अल्पतमांक होता है, अल्पतमांक यानी इसके द्वारा जो छोटी से छोटी दूरी ली जा सकती है 0.01 सेंटीमीटर, और पेंचमापी का अल्पतमांक होता है 0.001 सेंटीमीटर। और जो सामान्य स्केल होती है, स्केल जनरल स्केल, सामान्य स्केल, उसको पैमाना बोला जा सकता है, सामान्य पैमाना। उसका अल्पतमांक जो होता है, अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर होता है, सामान्य पैमाना। जैसे मान लीजिए कोई किसी रेखा की लंबाई नापनी है, तो इसके नीचे आप स्केल लगाते हैं और देखते हैं कि वो 4.8 सेंटीमीटर बता रहा है। कोई लड़का स्केल लगाया, यहाँ पे 0 देखा और यहाँ पर 4 है, और इसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखता क्या है कि 4.8 के इस रेखा की लंबाई जो है 4.8 के थोड़ा सा आगे है और 4.9 के थोड़ा सा पहले है। तो वह असमंजस की स्थिति में आ जाता है कि 4.8 लिखें कि 4.9। कोई लड़का कह सकता है कि 4.8 है, कोई लड़का कह सकता है 4.9 है। तो यह दशमलव के 1 अंकों तक, यहाँ पर ये दशमलव के 1 अंकों तक शुद्ध बताएगा, या सॉरी, ये लास्ट अंक इसका बहुत एक्यूरेट नहीं हो सकता है। ये लास्ट अंक या तो 8 हो सकता है, कोई लड़का उठाया तो क्या लिख दिया, 4.9 लिख दिया। यानी दशमलव के बाद एक ही अंकों तक आप मेजरमेंट कर सकते हैं इस सामान्य स्केल की सहायता से। दशमलव के बाद 2 अंकों तक सामान्य स्केल की सहायता से मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। दशमलव के बाद 2 अंकों तक मेजरमेंट करने के लिए आपको बनाया गया है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के बाद दशमलव के बाद 2 अंकों तक मेजरमेंट किया जा सकता है। पेंचमापी की सहायता से दशमलव के बाद 3 अंकों तक मेजरमेंट किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल ये तो मैंने बता दिया कि ये अल्पतमांक, आप सोचते होंगे कि अल्पतमांक क्या होता है, तो थोड़ा सा अभी अल्पतमांक पर मैं प्रकाश डाल दूं, फिर उसके बाद से अभी यथार्थता और यहाँ पर एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे चलेंगे, यथार्थता और परिशुद्धता पर। अल्पतमांक जो है किसी यंत्र द्वारा ली जाने वाली सबसे छोटी से छोटी माप होती है।
किसी यंत्र द्वारा जो सबसे छोटी माप ली जा सकती है वही उसका अल्पतमांक कहलाती है। आप मार्केट में जाइए सब्जी वाले के यहाँ, तो आप 50 ग्राम का सबसे कम वाट पाएंगे, 50 ग्राम का पाएंगे। यद्यपि आजकल इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी आ गया है, उस इलेक्ट्रॉनिक तराजू को छोड़ दें तो आपके पास जो सबसे छोटा वाट होता है वो 50 ग्राम का होता है। अगर 50 ग्राम से कोई चीज़ थोड़ी सी कम है तो वह उसका मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, नहीं बता पाएगा कि वह वस्तु कितने ग्राम की है। 50 ग्राम से कम है तो 50 ग्राम से कम है। यानी कोई भी यंत्र जो है अपने अल्पतमांक के बराबर ही त्रुटि करता है। तो आइए हम आपको बताएं, तो ये है अल्पतमांक। तो आप आलू लेने जब जाएंगे, आलू खरीदने जाएंगे तो आपको मिलेगा 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 350 ग्राम, यानी 50 ग्राम के क्रम में आप बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम आपको ज़रा सा बताने की कोशिश करते हैं यथार्थता क्या है। मैंने यहाँ पर एक छड़ की लंबाई को लिख दिया 4.567 सेंटीमीटर। तो किसी माप की यथार्थता वह मान है जो यह बताती है या जो यह प्रदर्शित करती है कि उस राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। जो यथार्थता है वह यह बताती है कि उस हमने जो मेजरमेंट करके निकाला है उसका मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। जबकि वह परिशुद्धता, ये किसी यंत्र की परिशुद्धता उसके विभेदन सीमा को बताती है। विभेदन सीमा का मतलब कि वह दशमलव के बाद कितने अंकों तक एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं दशमलव के बाद यह 1 अंक तक दे रहा है या 2 अंक तक दे रहा है या 3 अंक तक दे रहा है। तो जिसका अल्पतमांक जितना ही कम होगा, यह सबसे कम है, जिस यंत्र का अल्पतमांक जितना ही कम होगा उस यंत्र की परिशुद्धता उतनी ही अधिक होगी, वो उतना ही और जिसकी परिशुद्धता उतनी जितनी ही अधिक होगी वह उतनी ही एक्यूरेट रीडिंग देगा, तो उतनी ही यथार्थ रीडिंग देगा। जैसे मैंने कहा कि किसी छड़ की लंबाई 4.5, किसी छड़ की लंबाई नहीं, ये वास्तविक लंबाई वास्तव में है। किसी छड़ की वास्तविक लंबाई 4.562 सेंटीमीटर है। कहीं किसी ने सामान्य पैमाने से नापा और सामान्य पैमाने से नापने के बाद वह पाया कि उसकी लंबाई जो है 4.4 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर से नापने के बाद यह पता चला कि उसकी लंबाई जो है 4.32 सेंटीमीटर है। वर्नियर कैलिपर से नापने के बाद ये पता चला कि 4.32 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों लंबाइयों को देखिए, इस दोनों लंबाइयों में यह वाला मान वास्तविक मान के सन्निकट है। इन दोनों मान में यह ज़्यादा दूरी, इसके बीच की दूरी ज़्यादा है, 4.5 है, ये 4.3 है, तो यह ज़्यादा दूर है, यह ज़्यादा नज़दीक है। तो यह मान जो है, इस मान को कहेंगे यह अधिक यथार्थ है, यह अधिक यथार्थ है। और चूंकि दशमलव के बाद यह एक ही अंकों तक मापा गया है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंकों तक मापा गया है, तो दशमलव के बाद 1 अंकों तक मापा गया है, तो यह कम परिशुद्ध है। इसकी परिशुद्धता जो है कम है या कम परिशुद्ध है। ये ऊपर वाली माप। नीचे वाली माप, यह माप जो है कम यथार्थ है। क्यों? क्योंकि यह मान इसके निकट नहीं है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कम यथार्थ है। और अधिक परिशुद्ध है, 2 अंकों तक इसका मेजरमेंट किया जा रहा है इससे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा अधिक परिशुद्ध है। ये तो मैं किताबी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, NCERT में भी कुछ ऐसे ही लिखा गया है। और
ये साइड बुक्स वाले भी ऐसे ही लिख रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये एग्जाम्पल आखिर वो दे क्यों रहे हैं। जो ऑपरेटर्स दशमलव के 2 अंकों तक ज़्यादा मेजरमेंट करता है तो इससे मिलने वाली माप ज़्यादा यथार्थ होनी चाहिए। ये तो आपको एग्जाम्पल लिख करके बताया गया कि यह मेजरमेंट कम यथार्थ है, लेकिन वास्तविकता यही होगी। वास्तव में जब आप मापने जाएंगे तो आप यह नहीं पाएंगे, इतना मेजरमेंट नहीं पाएंगे। जब इससे मेजरमेंट करेंगे तो आपकी जो एक्चुअल रीडिंग होगी, आपकी जो एक्चुअल रीडिंग आएगी वो कुछ इस प्रकार से आ सकती है, 4.55 सेंटीमीटर आ सकती है। अब जब आप वर्नियर कैलिपर से इस छड़ की लंबाई को नापेंगे तो 4.55 सेंटीमीटर आएगी। अब क्या होगा, यह वाली लंबाई, इस लंबाई में, ऊपर वाले लंबाई में और नीचे वाले लंबाई में तुलना कीजिए। इस वाले लंबाई में और इस वाले लंबाई में तुलना कीजिए, इससे तुलना कीजिए। ये 4.4 है और ये 4.55 है। यह वाली वैल्यू इसके ज़्यादा निकट है, तो ये जो है अधिक यथार्थ होगी, अधिक यथार्थ और अधिक परिशुद्ध भी होगी। वास्तविकता यही है कि जो मेजरमेंट अधिक यथार्थ होता है वह अधिक परिशुद्ध भी होगा। क्यों? क्योंकि हम दशमलव के 2 अंकों तक ले जा रहे हैं। इससे मेजरमेंट करेंगे तो दशमलव के 3 अंकों तक सही मेजरमेंट करेगा। ये तो हमारी त्रुटि बस हुआ है, तो यहाँ पर ये अधिक यथार्थ होगी और अधिक परिशुद्ध होगी। लेकिन किताब वाले का ये मानना है कि नहीं, जो दशमलव के बाद जितना ही अधिक अंक तक मेजर कर दे वह अधिक परिशुद्ध होगा। इस तरह का एग्जाम्पल किताब वालों को मैं जहाँ तक समझता हूँ उल्टे सीधे तरीके का एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, चाहे वो NCERT हो या कोई साइड बुक भी हो। जैसे NCERT ने समझाया वैसे साइड बुक वाले ने भी उठा करके रख दिए हैं। ये एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप और ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट लेने जा रहे हैं और दशमलव के 2 अंकों तक एक्यूरेट मेजरमेंट लेने जा रहे हैं और दशमलव के पहले अंक तक गलती दिखा दे रहे हैं, तो ये तो मेजरमेंट वैसे ही गलत है। ये गलत एग्जाम्पल किताब वालों को नहीं देना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि यथार्थता क्या होती है और परिशुद्धता क्या होती है। आइए अब हम समझें मापन में त्रुटि। मापन में त्रुटि समझने से पहले आपको एक शब्द समझना होगा, अल्पतमांक। अल्पतमांक की डिफिनीशन याद रखी जानी चाहिए। किसी यंत्र द्वारा ली जाने वाली सबसे छोटी माप उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाती है। किसी यंत्र द्वारा ली जाने वाली सबसे छोटी माप उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाती है। अल्पतमांक की इंग्लिश होती है, इसको बोला जाता है लिस्ट काउंट। ये लिस्ट काउंट कहलाता है किसी यंत्र द्वारा ली जाने वाली सबसे, और कोई भी यंत्र, इसके आगे कोई भी यंत्र अपने अल्पतमांक के बराबर ही अल्पतमांक के बराबर ही अधिकतम त्रुटि कर सकता है या करता है, कर सकता है, उससे अधिक नहीं, कर सकता है, उससे
अधिक नहीं। यदि उससे अधिक गलती करता है इसका मतलब कि कहीं हेवी फॉल्ट है मेजरमेंट में। यही कारण है कि मैं पीछे जो एग्जाम्पल दे रहा था परिशुद्धता का, और किताब को भी मैं बोला या बताया कि किताब में वैसे एग्जाम्पल्स बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो ये जैसे अभी मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल लेकर के कि अगर किसी आलू बेचने वाले के पास 50 ग्राम से कम का बाट नहीं है, 50 ग्राम सबसे मिनिमम बाट 50 ग्राम की है, तो 50 ग्राम का होगा, 100 ग्राम का होगा, 200 ग्राम का होगा, 500 ग्राम का होगा, 1 किलो का होगा, 2 किलो का होगा, 5 किलो का होगा, और बड़ा व्यापारी होगा तो और बड़ा बाट होगा। लेकिन सामान्यतः इतना वाट रहता है। लेकिन जो सबसे छोटा बाट होता है वो 50 ग्राम, तो वह 50 ग्राम से अधिक की गलती नहीं करेगा। कैसे? आइए हम देखते हैं कि कैसे कोई भी यंत्र अपने अल्पतमांक से अधिक की त्रुटि कैसे नहीं कर सकता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक आम बेचने वाले के पास या आलू बेचने वाले के पास 50 ग्राम से अधिक की त्रुटि वो नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए आप गए कहीं किसी आम की दुकान पे और बढ़िया बढ़िया आम लिया आपने उठा करके, और कहा कि रेट आपने पूछ लिया पहले और कहा कि ये आम मैं दे रहा हूँ, इसको तौलो। आपको मान लीजिए 1 किलोग्राम आम लेना था। तो होता क्या है सामान्यतया कि आप जितने आम रखते हैं और 1 किलो का बाट पे चढ़ाया और पता चले 1 किलो से अधिक है, तो एक आम निकालता है, दूसरा कोई आम हो सकता है अच्छा हो, ये भी हो सकता है खराब हो, दूसरा कोई आम उठा कर रखेगा, फिर दिखाएगा कि ये भी देखिए ये भी गड़बड़ है। तो आप जितने रखे रहेंगे उसमें से आधा पहले बदल लेगा, उसके बाद देगा, आप जितना रखे हैं लगभग उतना ही देगा, लेकिन वो करेगा अपनी वाली ही कि कुछ बदल करके कुछ उल्टा सीधा रख करके फिर आपको देता है। लेकिन आप स्ट्रिक्ट हो गए कि नहीं, जितने ग्राम है उतने ग्राम का पैसा मैं तुमको देने के लिए तत्पर हूँ और मैं तुमको दे दूँगा, मुझको यही आम चाहिए तो मुझे दो। तो वो क्या करेगा, अपना बाट रखेगा। मान लीजिए कि वह अपने मन में मान लीजिए कि वह जो है आम या वह मैंगो जो है 1049 किलोग्राम है, 1.049 किलोग्राम है, या 1 किलोग्राम और 49.99 ग्राम, 49.99 ग्राम है। मान लीजिए ऐसी तराजू है कि जो 50 ग्राम का एक्यूरेट वो करती है, 50 ग्राम से कम को मेजर नहीं करती है। तो क्या होगा, जब आप 1 किलो का वह बाट चढ़ाएगा, देखिए कितना चालाक होता है, 1 किलोग्राम का एक तरफ बाट लगाया, दूसरी तरफ आपके आम को रखा और तौला, देखा कि आम की तरफ ज़्यादा पलड़ा झुका हुआ है, कहा है साहब यह 1 किलोग्राम 50 ग्राम है, इसको आप ले लीजिए। आप कहेंगे कि अरे वो 50 ग्राम नहीं है, वो कहेगा नहीं है, बिल्कुल है। तो आप कहेंगे तो देरी किस बात की है, हाथ कानून कोर्सी क्या, हमको दिखाओ। तो वो 50 ग्राम का बाट डरते डरते अपने दूसरे तराजू पर रखेगा, आपसे कहेगा 1 किलोग्राम 50 ग्राम में ले लीजिए। आप कहेंगे, मना जब करेंगे तो वो रखेगा। तो रखते ही जो ही वो 50 ग्राम का बाट रखेगा तो उसका बाट ज़्यादा भारी पड़ जाएगा और आपका आम हल्का पड़ जाएगा। आप कहेंगे देखो ये 50 ग्राम भी नहीं है, तुम 50 ग्राम का दाम मांग रहे थे, 1 किलोग्राम पे दो, काट के तो कोई आम देगा नहीं। और आप भी इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि उस आम में से कोई हमको बदलना भी नहीं है। तो वह अंत में थक हार करके आपको 1 किलोग्राम और 49.99 ग्राम जो है आम आपको दे देगा। कितने किलोग्राम के दाम पर, वह 1 किलोग्राम के नाम पर ही देगा या 1 किलोग्राम का पैसा लगेगा, क्योंकि आप उसके परमानेंट ग्राहक हैं। आपको वह डिनाई नहीं करेगा, कहेगा ले जाइए साहब कोई बात नहीं। लेकिन ये 49, तो आप कितने फ़ायदे में आ गए।
49.99, इट मीन्स इट इज़ नियरली इक्वल टू 50 ग्राम। ये 49.999 करते जाइए तो उसको 50 ग्राम माना जा सकता है। मतलब मैक्सिमम एरर जो कर सकता है वह कितने ग्राम कर सकता है? 50 ग्राम, क्योंकि उसके पास 50 ग्राम का बाट, 50 ग्राम से छोटा बाट नहीं है, तो 49.99 को 50 ग्राम मान लिया जाता है। उसी तरीके से मान लीजिए कि कहीं कोई किसी रेखा की लंबाई नापनी है। ये जो सामान्य स्केल होती है, सामान्य स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है या जो अल्पतमांक होता है या 0.1 सेंटीमीटर होता है। अभी पीछे मैंने बताया पिछले के एग्जाम्पल में 0.1 सेंटीमीटर। मान लीजिए यह रेखा है, इस रेखा की लंबाई का मेजरमेंट किसी विद्यार्थी ने किया 10.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब स्केल लगाया तो देखा कि यहाँ 0 पर रखा और स्केल लगा के रखता है तो देखता क्या है कि 10.7 सेंटीमीटर से थोड़ा अधिक है और 10.8 सेंटीमीटर से थोड़ा कम है। यही लेंथ मेजरमेंट करने के लिए दिया जाएगा तो कोई लड़का लिखेगा 10.7 सेंटीमीटर और कोई लिखेगा 10.8 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखिए, कोई अगर 10.7 सेंटीमीटर से अधिक है तो कोई 10.6 नहीं लिखने जाएगा। तो इन दोनों की में गलतियों का जो अधिकतम अंतर है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आप पाएंगे 0.1 सेंटीमीटर, विच इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ द सिंपल स्केल। ये जो आपके स्केल इन दोनों को जो घटाएंगे तो ये 0.1 सेंटीमीटर। कई लोग यदि मेजर करें तो उनमें केवल 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर की ही गलती आप करते हैं। तो इस प्रकार आप पाए कि कोई भी मेजर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपने लिस्ट काउंट के बराबर या अपने अल्पतमांक के बराबर अधिकतम गलती कर सकता है। तो अगले टर्न पर हम इन्हीं गलतियों को, जितनी गलतियां कर सकता है, ये गलतियां ही त्रुटि कहलाती हैं। कोई भी मेजरमेंट हो, कोई भी मेजरमेंट, उसको हम मेजर करते हैं तो उसमें हम गलती करते हैं। सबसे लास्ट वाला दशमलव के बाद का जो सबसे लास्ट अंक होता है वहाँ पर हम गलती करते हैं। कैसे गलती करते हैं? मान लीजिए आप आलू खरीदने जा रहे हैं तो उसमें 50 ग्राम का, सोना खरीदने जाएंगे तो दशमलव के बाद 3 अंकों तक आप सही एक्यूरेट लेंगे, लेकिन चौथे अंक पर पाएंगे कि वो भी कहीं ना कहीं वो गलत कर रहा है। इसी तरीके से अब ये है कि मिलीग्राम स्केल पर देख रहे हैं कि ग्राम स्केल पर देख रहे हैं, किस स्केल पर देख रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो कोई भी मेजरमेंट आप क्यों ना करें, क्योंकि जब कोई भी मेजरमेंट करेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट से ही करेंगे और उस इंस्ट्रूमेंट की अपनी सीमा है, उसका अपना अल्पतमांक है, क्योंकि वह बनाया ही गया है इसलिए कि उसका कम से कम अल्पतमांक कुछ न कुछ होगा ही, उसका अल्पतमांक होगा ही होगा। यदि उसमें अल्पतमांक है तो वो गलती करेगा ही करेगा। इसलिए कोई भी मेजरमेंट जो हम करते हैं उसमें कुछ न कुछ गलती अवश्य कर देते हैं। यह गलतियों का नाम ही त्रुटि है। तो अगले लेक्चर में हम त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे, त्रुटि विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है और त्रुटियों का विस्तार पूर्वक हम लोग अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, शेष अगले लेक्चर में।